नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 31 मई, तो 31 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 31 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। तो ये क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जो जीता है वो जीता है दक्षिण अफ्रीका की एक शोधकर्ता है जिनका नाम है क्वारेसा अब्दुल करीम ने। तो क्वारेसा अब्दुल करीम ने ही क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। अगर बात करें, ये जो क्वारेसो अब्दुल करीम हैं ये दक्षिण अफ्रीका की हैं और दक्षिण अफ्रीका की ये HIV शोधकर्ता हैं, मतलब कि जो एड्स का जो वायरस होता है HIV उसके ये शोधकर्ता हैं। और इनके लिए ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो महिलाओं को इस वायरस से बचाने के लिए इन्होंने एक टॉपिकल जेल की खोज की थी, जिसके कारण इनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें क्वारेसा अब्दुल करीम की, तो क्वारेसा अब्दुल करीम दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम की प्रमुख भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना। ये क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार किसने जीता है, तो क्वारेसा अब्दुल करीम ने। और ये जो पुरस्कार है वो फ्रांस में साइंस के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भी है। तो फ्रांस में साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार, वो दिया गया है क्वारेसा अब्दुल करीम के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर दिवस कब मनाया गया है। तो ये वर्ल्ड हंगर दिवस जो मनाया गया है ये मनाया जाता है हर वर्ष 28 मई के लिए। और ये 28 मई के लिए वर्ल्ड हंगर दिवस क्यों मनाया जाता है, मतलब कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो विश्व भुखमरी दिवस। तो ये विश्व में जो भुखमरी से ग्रस्त लोग हैं तो उनसे संबंधित जो भी जागरूकता है तो उस जागरूकता को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 28 मई के लिए विश्व हंगर दिवस मनाया जाता है। और ये इस वर्ष कब मनाया गया है, तो ये 28 मई के लिए। अगर बात करें तो कुछ समय पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी 2019 की। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में जो भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 102वां। तो ये भी चीज़ आप नोट करके चलना कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत था 102वें नंबर पर। बात करें अगर 28 मई की ही, तो 28 मई के लिए एक दिवस और भी मनाया गया है। तो 28 मई को एक दिवस और मनाया गया है, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। उसके बाद बात करें 29 मई की, तो 29 मई के लिए जो दिवस मनाया गया है उसका वो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया है 29 मई के लिए। और इस दिवस की जो थीम रही है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की ऑफ पीस। तो ये इस वर्ष 29 मई के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया है इसकी थीम रही है। और 29 मई के लिए एक और दिवस भी मनाया गया है, तो वो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये भी 29 मई के लिए मनाया गया है। और इसकी जो थीम रही है वो रही है गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये जो थीम रही है वो रही है विश्व पाचन दिवस की, जो कि मनाया गया है 29 मई के लिए। अगर बात करें कि ये दिवस मनाया क्यों जाता है 29 मई के लिए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, तो जो पाचन संबंधी जो भी रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए तथा उनसे संबंधित जागरूकता के लिए उजागर करने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इस वर्ष कहां पर होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अभी इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर माह में जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था उनके लिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये कहाँ होने वाले थे, तो ये गोवा में होने वाले थे 36वें राष्ट्रीय खेल। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका शुभंकर भी लॉन्च हो गया था और वो शुभंकर था रूबी गुला। बात करें अगर गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी पर बसी हुई है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और गोवा का जो हाईकोर्ट है तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। उसके बाद अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका एक पोत था जिसका नाम था ICGS सचेत। इसके लिए भी जलावतरित किया गया है। कहाँ पे, तो ये गोवा में ही जलावतरित किया गया है। उसके बाद बात करें तो कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला जो देश का पहला राज्य बना था वो गोवा ही बना था। उसके बाद कुछ समय पहले RBI ने गोवा की एक बैंक है जिसका नाम है महापसा
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, इसका लाइसेंस के लिए रद्द किया था आरबीआई ने। उसके बाद आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य गोवा ही है। उसके बाद बात करें तो ये सेल्फ असिस्टमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। सेल्फ असिस्टमेंट टूल मतलब कि स्व मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य गोवा ही बना था। उसके बाद भारत का जो पहला फ्लोटिंग जेट्टी है, फ्लोटिंग जेट्टी के लिए हिंदी में तैरता घाट बोलते हैं, तैरता घाट, ये भी कहाँ है तो ये गोवा में है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले डिफ़िकल्ट डायलॉग्स नाम का जो वार्षिक फोरम था उसका भी आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उनके द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन भी कहाँ किया गया तो ये गोवा में ही किया गया था। उसके बाद कुछ समय पहले महिला उद्यमिता के लिए जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी, तो उन्होंने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक यशस्विनी योजना भी लॉन्च की थी। यशस्विनी योजना भी चलाई थी, कहाँ चलाई थी तो ये गोवा में ही चलाई गई थी। उसके बाद बात करें तो गोवा में भारत तथा ओमान की नौसेना के बीच जो अभ्यास हुआ था जिसका नाम था नसीम अल बहर, इस नौसेना के बीच का जो अभ्यास था इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा है तो ये एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका नाम बदला गया है। सिर्फ इसके नाम में इतना ही चेंज किया गया है कि यहाँ जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक हटा के इसकी जगह पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। तो अब इस संस्था का नाम हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर बात करें तो रसायन व उर्वरक जो मंत्रालय है उसके अधीन ये एक कार्यकारी संस्था है, जिसके मंत्री कौन है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के, तो वो हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए कि ये जो संस्था है इसमें सिर्फ जो प्लास्टिक है प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है, और ये किसने किया है तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और ये जो संस्था है वो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस संगठन के साथ मिलकर सेफ होम अभियान की शुरुआत की है तो फीफा इसने किस संगठन के साथ मिलकर सेफ होम अभियान की शुरुआत की है तो इस संगठन का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब कि फीफा ने WHO के साथ मिलकर ये सेफ होम अभियान की शुरुआत की है। अगर बात करें इस अभियान की तो इस अभियान का मतलब क्या है तो ये अभियान चलाया गया है घरेलू हिंसा को रोकने के लिए। तो अभी एक सर्वे जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि प्रति 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं में से प्रत्येक 1 महिला जो है वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। और इन दिनों जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो उन लॉकडाउन में घरेलू हिंसा काफ़ी हो रही है। तो इसी को देखते हुए फीफा ने WHO के साथ ये सेफ होम अभियान की शुरुआत की है। तो इसका मेन पर्पज़ जो है वो घरेलू हिंसा को रोकना है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ से WHO की तो WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के जो प्रमुख हैं वो है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। अगर उसके बात करें तो WHO के अभी कार्यकारी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन तो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान समय में कौन है तो ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं फीफा की, क्योंकि ये जो अभियान शुरू किया गया है तो फीफा ने शुरू किया है WHO के साथ मिलकर। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जिसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय कहाँ है तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अब बात करें फीफा संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की जो कि फीफा भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो फीफा ने कुछ समय पहले एक पहल चलाई थी जिसका नाम था बी विल विन, और ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक पहल चलाई गई थी। और इस पहल की जो शुरुआत की थी किसने तो ये फीफा ने की थी, जिसमें कि 50 फुटबॉलर इस पहल में शामिल हुए थे। और
इस पहल में जो भारतीय फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया वो शामिल हुए थे। उसके बाद कुछ समय पहले ही फीफा ने WHO के साथ मिलके एक अभियान भी शुरू किया गया था। इसका अभियान का नाम था पास मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो ये भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक लड़ाई थी, जिसके मतलब कि लड़ाई थी या फिर अभियान था जो कि चलाया गया था। फीफा और WHO ने मिलकर इसे चलाया था। और ये जो अभियान है इसमें भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री शामिल हुए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कैप जेमिनी ग्रुप के नए CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये कैप जेमिनी जो ग्रुप है इसके नए CEO बने हैं ऐमान इज्जत, जो कि पाल हैमरलिन की जगह नियुक्त हुए हैं। पाल हैमरलिन की जगह ऐमान इज्जत ने कैप जेमिनी ग्रुप के CEO पद का भार ग्रहण किया है। अगर बात करें ये कैप जेमिनी ग्रुप ये क्या है, तो ये फ्रांसीसी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो पेरिस, फ्रांस में है। अब बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की भी। आज तकरीबन इसमें 5 या 6 नियुक्तियां हैं, तो मैंने इसी क्वेश्चन में सभी ऐड की हैं। एक नियुक्ति हुई है, इनका नाम है थियरी डेला पोर्ट। थियरी डेला पोर्ट ये कौन बने हैं? तो ये विप्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कि प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। और थियरी डेला पोर्ट ने स्थान लिया है अब्दाली नीमच वाला का। अब्दाली नीमच वाला ने कुछ समय पहले ही त्यागपत्र दे दिया था MD तथा CEO के पद से, तब से ये पद खाली था। तो अब इस पद के लिए जो नियुक्ति हुई है वो हुई है थियरी डेला पोर्ट की। अगर बात करें यहाँ विप्रो की, तो विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में और संस्थापक हैं विप्रो कंपनी के अजीज प्रेम जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की। तो नेक्स्ट नियुक्ति है नरेंद्र बत्रा की। नरेंद्र बत्रा ये नाम सुना होगा। और नरेंद्र बत्रा ये कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिनका कि कार्यकाल 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया गया है। ये कौन बने हैं? तो नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। मतलब कि IOC के ओलंपिक चैनल कमीशन मतलब कि जो आयोग है उसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कौन? नरेंद्र बत्रा। अगर बात करें यहाँ पे IOC की, तो IOC मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है IOC के? तो ये हैं थॉमस बॉक। बात करते हैं अब नेक्स्ट नियुक्ति की। तो नेक्स्ट नियुक्ति है R श्री रेखा की। तो ये R श्री रेखा ये कौन बनी है? तो ये R श्री रेखा केरल की पहली महिला DGP बनी है। DGP मतलब कि डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। तो डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस बनी है केरल की, ये पहली महिला DGP हैं। इनका क्या नाम है? तो R श्री रेखा। ये 1987 बैच की IPS ऑफिसर हैं और इनके लिए केरल सरकार ने फायर तथा रेस्क्यू सर्विस की पहली महिला DGP भी नियुक्त किया है। अगर बात करें R श्री रेखा की, तो R श्री रेखा ये केरल राज्य की पहली महिला IPS ऑफिसर भी हैं। अब बात करें कुछ अन्य नियुक्तियों की, क्योंकि ये पहली महिलाओं की बात चल रही है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो अभी एक थी जिनका नाम था नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ ये भी चर्चा में रही थी। तो जो नुपुर कुलश्रेष्ठ थी ये कुछ समय पहले ही जो भारतीय तटरक्षक जो बल है मतलब कि ICG मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी ये पहली महिला DIG बनी थी। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ। उससे पहले अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला DGP कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला DGP थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये भारत की पहली महिला DGP थी तथा द्वितीय महिला IPS थी। द्वितीय महिला IPS तथा भारत की पहली महिला DGP कौन थी? तो ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। उसके बाद बात करें तो ये तो बन गई केरल की पहली महिला DGP। केरल में एक नियुक्ति और भी है लेकिन मैंने शायद नोट नहीं की है, वो हुई है विश्वास मेहता की। क्या नाम है उनका? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये हैं विश्वास मेहता। ये कौन बने हैं? तो ये केरल राज्य के ये नए मुख्य सचिव बने हैं। नए मुख्य सचिव बने हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है विश्वास मेहता। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की। तो नेक्स्ट नियुक्ति है लियो पुरी की। तो नेक्स्ट नियुक्ति है लियो पुरी की। ये लियो पुरी कौन बने हैं? तो ये JP मॉर्गन साउथ एशिया तथा साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? लियो पुरी।
किसके? तो जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें अगर जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन ये अमेरिकी मल्टीनेशनल एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। उसके बाद इसी जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए CEO जो बने हैं वो बने हैं मुरली मैया। तो ये कुछ नियुक्तियां थीं, 4 या 5 नियुक्तियां थीं आज से संबंधित सारी करेंट अफेयर में, तो मैंने एक जगह ये नोट कर दी हैं, सारी सीक्वेंस में लगी हुई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने राज्य में हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 800 किलोमीटर राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर सड़क के जो दोनों ओर औषधीय पौधे, मतलब कि जो वे पौधे जो औषधि का काम करते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो ये सब पौधे रोपित किए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के जो सड़क होती है उसके दोनों ओर, और कितनी दूरी तक? तो ये 800 किलोमीटर तक। तो ये हर्बल रोड प्रोजेक्ट। अब चूँकि ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी प्रवासन आयोग के स्थापना की भी मंजूरी दी है, मतलब कि उत्तर प्रदेश बनाएगा अपने राज्य में प्रवासन आयोग प्रवासी लोगों के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर नेपाल सिंह, जो कि भाजपा से पूर्व सांसद भी थे, इनका अभी निधन हो गया है। उसके बाद बात करें तो नोएडा का एक नोएडा नहीं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, और नोएडा में एक जगह पड़ती है जेवर। तो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की जो स्वीकृति मिली है वो किस कंपनी को मिली है? तो ये मिली है स्विट्जरलैंड की कंपनी को। और ये मंजूरी दी किसने है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी हुई मंजूरी है। उसके बाद बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत में निर्मित जो सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव था जिसका नाम था WAG-12, इसका भी अभी परीक्षण किया गया है। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने जो 7 प्रकार के जो भत्ते मिलते थे राज्य कर्मचारियों को, उनको भी समाप्त करने की घोषणा की है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 11वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में, उसका आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। PPE किट पर 50% का अनुदान देने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उससे पहले एक ऐप भी चलाया गया था जिसका नाम था प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला भी देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद अगर बात करें तो इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था। आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने ही। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को मिला था GI टैग। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो देश का पहला सरकारी अस्पताल था वो उत्तर प्रदेश का कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का ही सरकारी अस्पताल था जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में। उसके बाद वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश ने कुछ समय पहले एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 कंट्रोल सेंटर सिस्टम, ये भी नोएडा शहर में स्थापित किया गया है HCL कंपनी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया गया है, जिसके प्रमुख कौन है? तो ये प्रमुख हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बात करें तो कौशल शतरंग योजना तथा युवा हब योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने ही की थी। और उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर आरोग्य मित्र
की नियुक्ति की भी मंजूरी दी है। उसके बाद बात करें तो भारत तथा ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास था जिसका नाम था इंद्रधनुष, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस में। बात करें अगर गाज़ियाबाद की, क्योंकि गाज़ियाबाद है उत्तर प्रदेश का एक शहर, तो गाज़ियाबाद में जो अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारी हैं उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था और गाज़ियाबाद शहर की पुलिस के ही द्वारा ऑपरेशन नकेल भी चलाया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी नमामि गंगे मिशन के तहत 5 दिवसीय गंगा यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी बिजनौर से। बिजनौर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में किया गया था। उसके बाद भारत का जो पहला पशु स्मारक होगा उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में ही की जाएगी। उसके बाद बात करें तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भी लखनऊ में ही हुई है। साथ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। उसके बाद बात करें तो भारतीय मूल में गोरखपुर की हैं सामिया नसीम। तो सामिया नसीम को शिकागो में जज के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और गोरखपुर से एक क्वेश्चन और भी है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। और ये चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी की भी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है कुशीनगर। तो देश की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में स्थापित की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई स्थायी खाता संख्या मतलब कि ई परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन संख्या होती है, हम लोगों के पास जो पैन कार्ड होता है उसकी बात चल रही है, तो ई स्थायी खाता संख्या मतलब कि ई पैन के तत्काल आवंटन सुविधा किसने शुरू की है? तो ये जो पैन कार्ड होता है उसकी तत्काल आवंटन जो सुविधा शुरू की है वो की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर पैन कार्ड बनवाएं तो फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के बाद काफ़ी दिनों के बाद हमारे पास एक पैन कार्ड नंबर आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है तो उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से अब आपके लिए ई स्थायी खाता संख्या तुरंत दी जाएगी। मतलब कि अगर आप उसी नंबर का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा आप हैंड टू हैंड आप पैन संख्या होती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शुरू किया गया है ये कागज रहित कार्यवाही के लिए शुरू किया गया है और इसमें कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। और ये किसने शुरू किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद के अभी 22वें संस्करण का भी आयोजन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ मतलब कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो भारतीय भारोत्तोलन संघ ने किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो ये भारतीय भारोत्तोलन संघ के द्वारा जो नामांकित की गई हैं वो हैं पूनम यादव जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, रांगला वेंकट ये आंध्र प्रदेश के भारोत्तोलक हैं और मीराबाई चानू ये मणिपुर की भारोत्तोलक हैं। तो ये इन 3 लोगों के लिए नियुक्त किया गया है भारतीय भारोत्तोलन संघ के द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए। अगर बात करें मीराबाई यहाँ पे चानू की, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो पश्चिम बंगाल में 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता गया था। अगर बात करें तो यहाँ तो है भारतीय भारोत्तोलक संघ। तो अगर बात करें इंटरनेशनल की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ है उसके जो अध्यक्ष हैं तमस अजान आपके लिए ध्यान होगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। अगर बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की, तो जो अभी
तो जो अभी NRAI है, मतलब कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नहीं, अर्जुन अवार्ड नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए कौन नामांकित किया गया? तो उनका नाम है अंजुम मुदगिल। ये राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित की गई हैं NRAI के द्वारा, मतलब कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और NRAI के द्वारा ही अभी जो जसपाल राणा उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। तो ये सब पॉइंट याद करके चलना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है? मतलब कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा किस देश के द्वारा दिया गया है अभी फिलहाल में, वर्तमान समय में? तो ये अभी कोस्टा रिका देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा भी दिया गया है। अगर बात करें कोस्टा रिका की, तो इसकी राजधानी है सैन जोस और ये एक कैरिबियाई देश है और मुद्रा है कोलन और प्रेसिडेंट हैं कोस्टा रिका के, इनका नाम है कार्लोस अल्वार्डो क्वेसादा। अगर बात करें यहाँ समलैंगिक विवाह की, तो अभी कुछ समय पहले ही जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना था? तो ये बना था ताइवान। और ताइवान भी अभी चर्चा में रहा है। ताइवान क्यों चर्चा में रहा है? तो ताइवान की पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है साई इंग बेंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में मैथिल वीरांगना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित की गई हैं, इनका नाम है ज्योति कुमारी। ये दरभंगा बिहार की रहने वाली एक लड़की है जिसने कि अपने बीमार पिता के लिए गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो गुरुग्राम से लेके और दरभंगा पड़ता है बिहार राज्य में, तो गुरुग्राम से लेके और दरभंगा तक, मतलब कि तकरीबन 1200 किलोमीटर तक अपने पिता को साइकिल से ये लेके आई थी और इसी कारण ये काफ़ी चर्चा में रही थी और इसीलिए इनके लिए मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए इनके लिए एक शील्ड प्रदान की गई है, सर्टिफिकेट दिया गया है और 5100 रुपये के साथ साथ कुछ कपड़े वस्त्र भी दिए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है? तो ये किस राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, तो उसमें गठन के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। ये वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और ये पहले मुख्यमंत्री भी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य के थे? तो ये छत्तीसगढ़ के थे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ समय पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जिनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी का भी निधन हो गया है। ये कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी है तो इसी मंथ का, लेकिन शुरू का ही है, तो मैं आपके लिए रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो अजय कुमार त्रिपाठी ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, इनका भी कुछ समय पहले निधन हो चुका है। एक निधन और भी हुआ है, तो इनका नाम है मुजतबा हुसैन। और ये मुजतबा हुसैन ये कौन थे? तो ये एक उर्दू के लेखक थे जिनके लिए 2007 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी दिया गया है। बात चली थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ पॉइंट ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी जो लाख की खेती होती है, लाख की खेती को कृषि का दर्जा भी दिया है। उसके बाद बात करें तो कक्षा 10 तथा 12 की जो शेष परीक्षाएं रह गई थी कोरोना वायरस के चलते, तो उन शेष परीक्षाओं को रद्द करने की भी घोषणा की है। किसने? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। उसके बाद बात करें तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में जो पहले नंबर पर राज्य है वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ ही है। उसके बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जो सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो पहला संस्करण होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन किया जाएगा एम्स रायपुर में। उसके बाद बात करें तो छत्तीसगढ़ के ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था RV भुरकटे, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, इनका भी निधन हो चुका है। सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी के लिए CG हाट नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य ने।
उसके बाद बात करें तो पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ई तुहर द्वार मतलब कि हिंदी में पढ़ाई आपके द्वार तक नामक पोर्टल की भी शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ राज्य ने, और छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत की है अभी किसने, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही। केंद्रीय आंचलिक परिषद की जो 22वीं बैठक थी उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही किया गया था। और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनेगा जो कि बिलासपुर से काट के बनाया जाएगा, और इस जिले का नाम है, तो इस जिले का नाम है गोरेला पेड्रा मारवाही। गोरेला पेड्रा मारवाही ये छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला होगा। उसके बाद शुरू में ही अपने राज्य के जो भी युवा हैं उन युवाओं के लिए नौकरी खोजने में मदद के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य ने। इस ऐप का नाम था संघीय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक कब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा। तो जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो लॉन्च किया जाएगा सन 2021 तक। अगर बात करें ओला की, तो ओला की स्थापना हुई थी 2010 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में, और सीईओ कौन है ओला के, ये हैं भावेश अग्रवाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द करने की मांग की जा रही है। ये एटालिन जो जल विद्युत परियोजना है ये है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित है ये एटालिन जल विद्युत परियोजना। इसके लिए अभी रद्द की जाने की मांग चल रही है। और रद्द की जाने की मांग क्यों चल रही है, तो जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण है। इसका मतलब ये है, जो वन सलाहकार समिति है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो एटालिन जल विद्युत परियोजना है, अगर ये इस परियोजना को अगर पूरा किया जाए तो तकरीबन उसके लिए 2,70,000 के आसपास जो पेड़ हैं उनके लिए काटना पड़ेगा, जिससे कि पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा तथा जैव विविधता में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6 जो स्तनधारी प्रजाति हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा हो जाएगा। और इस परियोजना अगर ये पूरी होगी तो इस परियोजना से 18 गांव भी प्रभावित होंगे। तो इसी सब को देखते हुए ये जो एटालिन जल विद्युत परियोजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित है, इसको रद्द करने की मांग चल रही है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, चूँकि ये जो जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, और अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य की पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बात करें BRO की, तो BRO मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन ने अभी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जो सुबनसिरी जिला है उसमें दापोरिजी पुल का भी निर्माण किया है। और किस नदी पर, तो सुबनसिरी नदी पर, और जिला भी कौन सा है, तो ऊपरी सुबनसिरी जिला है, और पुल का नाम दापोरिजी पुल। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा। उसके बाद बात करें तो अभी कोविड-19 से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद बात करें तो विधानसभा में कागज रहित कार्रवाई के लिए इसने ई-विधान परियोजना भी लागू की है। 2 दिवसीय जो नवाचार महोत्सव था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता भी किया है। और जो भारतीय सेना का पहला पर्वतीय अभ्यास है जिसका नाम है हिमविजय, उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। परशुराम कुंड मेले का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। जो तवांग महोत्सव है जिसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ था इस वर्ष, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम घाट के सतत विकास को देखने हेतु किस समिति का गठन किया है। तो पश्चिमी जो घाट है उस पश्चिमी घाट के सतत विकास की निगरानी हेतु ये समिति का एक गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और इस समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति।
और इस जो समिति है कस्तूरी रंगन समिति, इसके द्वारा अभी जो गोवा मतलब कि जो गोवा है, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु, तो इनके लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया है अभी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। और तो इस समिति का नाम याद करके रखना, जो पश्चिमी घाट की सतत विकास के लिए देखने हेतु किस समिति का गठन किया है, तो कस्तूरी रंगन समिति ने। अगर बात करें कुछ अन्य समितियों की, क्योंकि अभी काफ़ी समितियां भी चर्चा में नहीं थी, तो एक समिति थी जो कि रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, ये गठित की गई थी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका कार्य था कि लॉकडाउन के बाद जो खेलों का प्रशिक्षण है वो कैसे पूरा किया जाए, इससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी ये भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता वाली समिति। उसके बाद एक समिति और भी चर्चा में रही थी, जिसका नाम था शेखावत समिति। तो शेखावत समिति की अनुशंसा पर तथा शेखावत समिति की सिफारिश पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा रक्षा क्षेत्र में मतलब कि रक्षा क्षेत्र में एक विभाग है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9,304 पदों को भी समाप्त किया गया है। उसके बाद बात करें तो एक समिति है मोन्टेग सिंह अहलूवालिया की समिति, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। इस समिति का गठन किया गया है पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा। और ये मोन्टेग सिंह अहलूवालिया की समिति ये गठित क्यों की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, तो लॉकडाउन के बाद पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए तथा उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी पंजाब राज्य सरकार को ये मोन्टेग सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति। उसके बाद एक और थी, क्या नाम था उसका, सी रंगराजन। तो सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति का जो गठन किया था वो किया था तमिलनाडु राज्य सरकार ने। और सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति ये क्यों गठित की गई है, तो इसका भी उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन के बाद तमिलनाडु की जो अर्थव्यवस्था है, तमिलनाडु राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए पुनः सुदृढ़ कैसे किया जाए और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, इससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति। किसके लिए, तमिलनाडु राज्य सरकार को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा कोविड-19 रिकवरी फंड हेतु कितनी राशि की घोषणा की गई है। तो यूरोपीय संघ ने कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए जो राशि की घोषणा की है वो की है 750 बिलियन यूरो। और इतनी राशि की घोषणा क्यों की है, तो सदस्य देश के लिए, जो भी सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के, उन सदस्य देशों को कोविड-19 से उबारने के लिए ये इतनी बड़ी फंड राशि की घोषणा की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। बात करें यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कोरोना वायरस में प्रयोग की जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित किसने किया है। इसका आंसर था WHO, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नया नाम क्या रखा गया है नासा के द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, किसके द्वारा म्यांमार को 700 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा। तो इसका आंसर था इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा क्वेश्चन पूछा था, USA मतलब कि अमेरिका द्वारा किस देश को 60 लाख डॉलर देने की घोषणा की गई है। तो ये पाकिस्तान को दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा था, किसके द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये एक वॉइस कॉलिंग ऐप है, कैचअप नाम से ये लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर था छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, NDB मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपसे। दूसरा क्वेश्चन है, SN माहेश्वरी किस कंपनी की अभी नई CMD बनाई गई हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना है, P कुमारन किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं।
चौथा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट चैटबॉट जिसका नाम है PAI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बताना है ASI मतलब कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, द्वारा किस देश में 1100 वर्ष पुराने शिवलिंग की खोज की गई है। छठा क्वेश्चन बताना है किस कंपनी ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है अपने शेयर धारकों के लिए। सातवां क्वेश्चन बताना है NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर किसने 7 लाख का जुर्माना लगाया है। तो इन सब क्वेश्चनों के आप आंसर जरूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।